Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Waqar Ali from Punjab Group of Colleges. आज हम लेक्चर नंबर 14 चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में से द मैनिपुलेटर्स का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। देखते हैं मैनिपुलेटर्स का बेसिक पर्पस क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, दीज आर यूज्ड टू फॉर्मेट आउटपुट, यानी कि अगर आप आउटपुट को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। आप फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं जब वर्ड और एक्सेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम अपनी आउटपुट को या अपना जो डॉक्यूमेंट है उसकी अलाइनमेंट्स को चेंज कर रहे होते हैं। वो अलाइनमेंट कैसी है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने हाफ में से अपनी लाइन को खत्म करके एंड करके नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो मैं क्या करता हूं, एंड प्रेस करता हूं। यहां समटाइम मैं अपनी अलाइनमेंट को लेफ्ट की बजाय सेंटर, सेंटर की बजाय राइट या समटाइम जस्टिफाइड करता हूं। कहते हैं ये बेसिकली किस चीज को लिंक कर रहे होती हैं, ये फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट को लिंक कर रहे होते हैं। लिहाजा अगर वही फॉर्मेटिंग हम प्रोग्राम की आउटपुट के लिए करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेटर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसलिए वो क्या कहते हैं, दीज आर यूज्ड टू फॉर्मेट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। सेकेंड चीज क्या कहते हैं, ऑब्वियसली जो फॉर्मेटिंग है वो बेसिकली क्या करती है, आपकी आउटपुट को मॉडिफाई करती है। थर्ड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि हम जब भी प्रोग्राम के अंदर कोई बिल्ट इन फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी ना किसी हेडर फाइल से बिलोंग कर रही होती है। लिहाजा जब हम मैनिपुलेटर्स की बात करते हैं तो कहते हैं मैनिपुलेटर्स के लिए भी एक हेडर फाइल एग्जिस्ट कर रही है। वो हेडर फाइल आपकी कौन सी है, वो हेडर फाइल है आपकी iomanip.h। वो हेडर फाइल कौन सी है आपकी, iomanip.h। अब iomanip.h के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो iomanip.h के अंदर बहुत से मैनिपुलेटर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम एक ऐसा मैनिपुलेटर भी डिस्कस करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर जो कि iomanip.h से बिलोंग नहीं करता, बल्कि उसका लिंक बेसिकली सी आउट के साथ है। जैसे ही सी आउट के दरमियान उसे लिखेंगे या कहीं पर भी इस्तेमाल करेंगे तो वो बगैर किसी हेडर फाइल के उसको एग्जीक्यूट कर देगा, एवेलुएट कर देगा। इसीलिए ये लिखा हुआ है कि ऑल द मैनिपुलेटर्स बिलोंग टू iomanip.h एक्सेप्ट एंडल मैनिपुलेटर, यानी कि एंडल एक ऐसा मैनिपुलेटर है जो कि iomanip.h से बिलोंग नहीं करता। अब हम बात करते हैं कॉमनली यूज मैनिपुलेटर्स जो कि आपके C++ में इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें हम दो की डिस्कशन ज्यादा करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स के हवाले से दो ही मैनिपुलेटर ऐसे हैं जो कि ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक आपका मैनिपुलेटर है एंडल, दूसरा आपका है setw। एंड एंड लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि setw सेट विड्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं और मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड, ताकि हम सबसे पहले एंडल के बारे में डिस्कस कर सकें और फिर हम वन बाय वन setw को डिस्कस करने के बाद उनको एग्जांपल में एवेलुएट करके देख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सबसे पहले एंडल मैनिपुलेटर के बारे में। एंडल मैनिपुलेटर क्या कहता है, कहता है दैट स्टैंड्स फॉर एंड लाइन। एंड का वर्ड कंप्लीट लिखा हुआ है, एल मींस लाइन, यानी कि ये जहां पर भी आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है अगर एंड एल लिखा हुआ आ गया है तो इसका मतलब है इस लाइन को आप क्या कर दें, एंड कर दें। सेकंड ये क्या बात करता है, कहता है इट्स एन अल्टरनेट ऑफ बैकस्लैश n एस्केप सीक्वेंस। याद करें एस्केप सीक्वेंस हमने क्या कहा था, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैकस्लैश एंड अ कोड कैरेक्टर। और उसमें से जब बैकस्लैश n के बारे में बात की थी तो मैंने क्या कहा था, ये न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसके बाद में आने वाला जो भी लेटर या वर्ड या जो भी स्ट्रिंग है उसको कहां पे मूव कर दिया जाता है, वो नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में मूव कर दिया जाता है। यानी कि बैकस्लैश n का पर्पस क्या है कि वहां पर लाइन को एंड करके नई लाइन पे मूव करना। लिहाजा एंडल भी क्या कर रहा है, लाइन को एंड करके आपका कर्सर कहां पे मूव करवा रहा है, नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द लाइन। यहां पे उसने बात क्या की है, कहता है यूज टू एंड द लाइन एंड मूव द कर्सर एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट लाइन। अगेन बैकस्लैश n को मैच करें या एंडल को, कहता है दोनों का पर्पस क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, बैकस्लैश n एक एस्केप सीक्वेंस है
और जब भी हम एस्केप सीक्वेंस की बात करेंगे तो कहता है वो जो आपकी स्ट्रिंग लिखी जाती है सी आउट की, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखा जा रहा होता है, जबकि एंड एल के बारे में यह कहा जाता है कि ये इंसर्शन ऑपरेटर के बाद लिखा जाता है और ये कभी भी डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा जा रहा होता। लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी बैकस्लैश एन इस्तेमाल करेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। जब भी एंड एल इस्तेमाल करेंगे तो उसे आउटसाइड द डबल कोट लिखेंगे, उनके लिए डबल कोट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों के पर्पस में, दोनों की वर्किंग में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का पर्पस क्या है, वहीं पर लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे मूव करना और नेक्स्ट लाइन के हमेशा स्टार्ट में मूव करना। अब बात कहता है कि जी इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को जितने अच्छे तरीके से हम समझ सकेंगे उतना ही अच्छा हम एंड एल का पर्पस जो है वो समझ लेंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में देखें हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच। इसका मतलब है मैंने दो फाइल्स इंक्लूड की है। मैंने यहां पर मैन्युपुलेटर की जो सी है आयो मैन्युपुलेटर डॉट एच, जो कि इनपुट आउटपुट मैनिप डॉट एच है, उसको मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं किया। वही बात ज़हन में लाएं जो लास्ट बोर्ड पे हम डिस्कस करके आ चुके हैं, वो ये थी कि ऑल मैनिपुलेटर्स बिलोंग टू आयो मैनिप डॉट एच एक्सेप्ट एंड एल मैनिपुलेटर। यानी कि एंड एल मैनिपुलेटर के लिए आपको कभी भी आपको आयो मैनिप डॉट एच की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा यहां पर हमने आयो मैनिप डॉट एच इंक्लूड नहीं करवाई। आगे चलते हैं। मेन फंक्शन एज इट इज, जिसके बारे में कहा गया आपके प्रोग्राम का बहुत जरूरी पार्ट है और ये कभी भी मिस नहीं किया जा सकता। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह यह थी कि आपकी इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, मेन से। अब देखिए इस प्रोग्राम की बॉडी के अंदर जो वाइड मेन की बॉडी है उसके अंदर हमने 3 स्टेटमेंट दिए। 3 स्टेटमेंट में से सिर्फ 2 स्टेटमेंट सी आउट किए हैं। दोनों स्टेटमेंट सेम स्ट्रिंग को क्या कर रही हैं, डिस्प्ले कर रही हैं। पहली स्ट्रिंग के अंदर भी आई लव पाकिस्तान है और एंड पे जो हमारा मेन थीम था, जो हमारा मैनिपुलेटर है, उसे इस्तेमाल करें। यहां पर भी एंड एल है और यहां पर भी एंड एल है। ये किस तरह काम करते हैं, अभी तक हमने सिर्फ एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश एन की एग्जांपल की थी। उससे पहले जितने भी प्रोग्राम किए हैं उसमें क्या होता था, जब हम वर्किंग करते थे तो हमारी आउटपुट एक ही लाइन पे चली जाती थी। हमने क्या किया, अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो क्या है, मल्टीपल लाइंस पे चले जाए। और अगर मल्टीपल लाइंस पे लेके जानी है तो ऑब्वियसली याद रखिएगा या तो एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश एन यूज करेंगे या उसका अगेंस्ट आपका जो अल्टरनेटिव मैनिपुलेटर है जो कि एंड एल है उसको इस्तेमाल करेंगे। यहां पर इस प्रोग्राम में क्योंकि हम एंड एल का तस्करा करें तो लिहाजा एंड एल के हवाले से ही डिस्कशन सारी की सारी करेंगे। अब देखते हैं, ये देखें सी आउट विद इन डबल कोट्स आपने आई लव पाकिस्तान लिखा है और देख लें कि जो एंड एल लिखा है वो कहां है, आउटसाइड द डबल कोट। अगर मैं एंड एल को डबल कोट्स के अंदर लिख दूं तो क्या होगा, कहते हैं एंड एल एज इट इज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। एज इट इज वो डिस्प्ले हो जाएगा, वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म नहीं करेगा, वो आपकी आउटपुट को फॉर्मेट नहीं करेगा। लिहाजा यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी एज इट इज आएगी। गेट सी एच मैंने पहले बताया था कि अगर हम कुछ कंपाइलर्स ऐसे हैं जो कि आउटपुट डिस्प्ले करने के बाद अपनी स्क्रीन को पॉज पोजीशन में नहीं लेके जाते, लिहाजा उसके लिए सम टाइम हम गेट सी एच फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। और गेट सी एच बेसिकली क्या है, इट्स अ कैरेक्टर इनपुट फंक्शन। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं इसके हवाले से। गेट सी एच इसलिए कि जब तक आप उसे इनपुट नहीं करेंगे आपकी स्क्रीन पॉज स्टेट में रहेगी और आउटपुट आपको डिस्प्ले होती रहेगी। 1 बाय 1 इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसके साथ साथ इसकी आउटपुट को हम देखते हैं कि ये किस तरह काम करेगी। सबसे पहले हमारी एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगी, हमेशा याद रखें आपकी आउटपुट मेन से होगी। क्यों, आपका प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होता है तो कहां से होता है, मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन से जैसे ही अंदर आता है उससे कर्ली ब्रेसेस मिलती हैं, स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट जो स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस है। उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेटमेंट मिलती है सी आउट की। सी आउट का ताल्लुक किससे, आपका सारी की सारी आउटपुट स्क्रीन से। लिहाजा सी आउट पे लिखा हुआ नजर आएगा सबसे पहली लाइन, आई लव पाकिस्तान। यहां तक आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या है, अगेन इंसर्शन ऑपरेटर। इसका मतलब है कुछ और भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। वो हो सकता है स्ट्रिंग हो, वो हो सकता है वेरिएबल हो। हमने जब सी आउट पढ़ी तो हमने कहा था
यहाँ तो स्ट्रिंग हो सकती है, यहाँ फिर वेरिएबल। यहाँ पे जो हमने थर्ड थिंग पढ़ी है वो क्या है कि वो आप कहें कि इंसर्शन ऑपरेटर के साथ स्ट्रिंग और वेरिएबल के अलावा मैनिपुलेटर्स भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे मैनिपुलेटर क्या है? एंडल। अगर गौर किया जाए, अगर गौर करें तो जब बेसिकली टाइपिंग की जा रही होती है ना किसी डॉक्यूमेंट पे, तो वन बाय वन कर्सर आगे मूव कर रहा होता है। जैसे ही आई लव पाकिस्तान डिस्प्ले होगा, आपका कर्सर कहाँ पे मूव कर चुका होगा? यहाँ पर। अब जब कर्सर यहाँ पे मूव कर चुका है और उसे नेक्स्ट कमांड या नेक्स्ट मैनिपुलेटर क्या मिला है? एंड एल, यानी कि लाइन को यहां पर क्या करें? एंड कर दें। और जैसे ही लाइन एंड हो उसके फौरन बाद आपने कहा मूव करना है? नेक्स्ट लाइन पे। यहां पे ये स्टेटमेंट अब कंप्लीट होगी, लेकिन आपका कर्सर कहां पे मूव कर चुका है? आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर चुका है। अब अगर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर चुका है तो इसका मतलब है इसके बाद में आने वाली स्टेटमेंट की आउटपुट कहां से स्टार्ट होगी? लाइन के इस हिस्से से। अब यहां पे देखें, सी आउट में लिखा हुआ है अगेन आई लव पाकिस्तान। अगेन डबल कोट्स के अंदर वो जो भी है वो क्या करता रहेगा? आई लव पाकिस्तान लिखेगा। आई लव पाकिस्तान लिखा अगेन, क्योंकि जब हम टाइप कर रहे होते हैं, जब ये कंप्यूटर जो है वो टाइप कर रहा होता है, तो उसका भी ऊपर कर्सर कहां पे आ जाएगा? यहां। जैसे ही कर्सर यहां पर आया उसे अगेन मैनिपुलेटर मिला, दैट इज एंड एल मैनिपुलेटर। एंड एल का क्या मतलब है? एंड लाइन। एंड लाइन कहां पे कर्सर को ले जाएगा? आपका नेक्स्ट लाइन पे। अब जैसे इस लाइन पे आया तो अगेन आपके पास लाइन एंड हो चुकी थी, आप कहां पे पहुंच के? गेट सी एच। अब कर्सर यहां पे ब्लिंक करता रहेगा। कब तक? जब तक कि आप कोई कैरेक्टर इनपुट नहीं करते या अपनी स्क्रीन को जो आउटपुट है उसे क्लोज नहीं कर देते। ये कर्सर आपका क्या करता रहेगा? ब्लिंक करता रहेगा। दोबारा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मेन से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, पहली स्टेटमेंट सी आउट की थी, उसका ताल्लुक किसके साथ था? आउटपुट स्क्रीन पर। बेसिकली जब भी सिर्फ स्क्रीन आउटपुट होगी तो आपका कर्सर कहां पे ब्लिंक कर रहा होगा? बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही आई प्रिंट हुआ स्क्रीन आगे, फिर एल हुआ, फिर कर्सर आगे, फिर ओ प्रिंट हुआ कर्सर वी वाली जगह पे, वी प्रिंट हुआ कर्सर आपका ई वाली जगह पे। यानी कि जो जो कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है उससे वन फॉरवर्ड आपका क्या चल रहा होता है? कर्सर चल रहा होता है। इसी वजह से जब पहली लाइन प्रिंट होगी तो आपका कर्सर कहां पे मूव कर चुका होगा? बिल्कुल लास्ट ऑफ द लाइन पे, जहां पर ब्लैक लाइन लगाई हुई। जब यहां पर एंडल आएगा तो आपका कर्सर कहां मूव कर जाएगा? इस आई के नीचे। और फिर जब दूसरी लाइन प्रिंट होगी तो सेम उसी तरह जैसे जैसे लेटर प्रिंट होता जाएगा उससे आगे एक सिंगल जो कर्सर है वो क्या करता रहेगा? फॉरवर्ड करता रहेगा। यहां पर जाके आपका जब कर्सर एंड हो रहा होगा तो साथ ही उसे एंडल मैनिपुलेटर मिलेगा, जो कि इसे कहां ले जाएगा? यहां पर। ठीक है। जैसे यहां पे लेके आया तो आपकी स्टेटमेंट क्या हो चुकी है? यहां पर एंड हो चुकी है। और लास्ट स्टेटमेंट आपको क्या मिल रही है? गेट सी एच। गेट सी एच की स्टेटमेंट बेसिकली किस लिए? कैरेक्टर इनपुट के लिए। जैसे ही कैरेक्टर को इनपुट करेंगे ये स्क्रीन आपकी ऑफ हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा क्योंकि गेट सी एच ऐसा फंक्शन है जो कैरेक्टर आप इनपुट करते हैं वो आपको नजर नहीं आ रहा होता। जब तक आप कुछ भी इनपुट नहीं करते तब तक आपकी स्क्रीन ये आपके सामने विजिबल रहती है। और इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स में क्या करते हैं? लास्ट में गेट सी एच की स्टेटमेंट देते हैं, ताकि जब तक उन्हें करेक्टर इनपुट ना किया जाए वो आपकी पॉज करके रखें। अक्सर स्टूडेंट गेट सी एच के लिए पूछा जाए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेट सी एच, तो सिर्फ यही बात करते हैं कि जी हर प्रोग्राम की एंडिंग स्टेटमेंट होती है। ये नहीं बताते कि क्यों होती है। वो बेसिकली एक कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है, वो स्क्रीन को सिर्फ उस वक्त तक पॉज रखता है जब तक आप कोई कैरेक्टर इनपुट नहीं करते। सिर्फ इस वजह से आप जो है गेट सी एच हर प्रोग्राम की एंडिंग स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है। मैंने कहा था ना कुछ ऐसे कंपाइलर्स हैं जिनके अंदर आप गेट सी एच की स्टेटमेंट ना भी लिखें तब भी आपका प्रोग्राम जो है उसकी आउटपुट आपके सामने विजिबल रहती है और वो जो सी है वहां से गायब नहीं होती। उम्मीद है कि यहां तक आपको एंड एल का जो सा टॉपिक है वो समझ आ चुका होगा। अब हमने नेक्स्ट जो बोर्ड की तरफ मूव करना है और सेट डब्ल्यू जो हमारा मैनिपुलेटर है उनको डिटेल में डिस्कशन करना है और इसी तरह उसकी एग्जांपल को भी एवेलुएट करके देखेंगे। चले मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर। सेट डब्ल्यू बेसिकली क्या है? कहते हैं दैट स्टैंड्स फॉर सेट विड्थ। सेट विड्थ की जरूरत क्यों पेश आई, उसकी वजह क्या थी? कहते हैं अभी तक हमने आउटपुट के दरमियान लास्ट बोर्ड पे देखा कि जिस तरतीब से लिखा हुआ है बस चलता जा रहा है। अगर हम उसे स्क्रीन के मिड में करना चाह रहे हैं या कोई शुरू में एम्प्टी स्पेस छोड़ना चाह रहे हैं या वर्ड्स के दरमियान स्पेसिफिक स्पेस छोड़कर
वर्किंग करना चाह रहे हैं तो वो हमसे डायरेक्टली नहीं होगी। सेट डब्ल्यू बेसिकली एक ऐसा मैनिपुलेटर है जो कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड विड्थ की बात कर रहा होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स की बात कर रहा होता है। जैसे कि सेकंड पॉइंट कैसा कहता है, यूज टू सेट द मिनिमम फील्ड विड्थ। अब मिनिमम फील्ड विड्थ का क्या मतलब है? मिनिमम फील्ड विड्थ का मतलब यह है कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए आपकी आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। लिहाजा आप वो क्या करते हैं, सेट डब्ल्यू के जरिए बता देते हैं। हम इसको आगे एग्जांपल के साथ देखेंगे, लेकिन उससे पहले सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स के अंदर देखें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सेट डब्ल्यू एंड विद इन राउंड ब्रैकेट्स जो आपकी फंक्शन की पहचान है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एन। सेट डब्ल्यू बेसिकली क्या है, इट्स अ नेम ऑफ द फंक्शन। कौन सा नेम? जो कि फील्ड विड्थ को स्पेसिफाई करता है। लेकिन कितनी फील्ड विड्थ, ये एन बेसिकली बताता है। एन इज एन इंटीजर, यानी कि कोई इंटीजर वैल्यू होगी जो कि ये स्पेसिफाई करी होगी, तो सेट तो करनी है विड्थ को, लेकिन कितने नंबर्स में, यानी कि n की वैल्यू 8, 9, 10, 11, 100, 200, 300, यानी कि ऐसी कोई वैल्यू होगी जो कि इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, सेट विड्थ का मतलब है हम अपने आउटपुट के अंदर इतने नंबर ऑफ कॉलम्स रिजर्व कर रहे हैं इस आउटपुट के लिए। इंशाल्लाह अभी हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर और क्लियर हो जाएगा कि सेट डब्ल्यू काम किस तरह करता है। अब आते हैं जी, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, हैश इंक्लूड आयोमैनिप डॉट एच। अब याद करें, एंडल मैनिपुलेटर को यूज करे थे तो हमने आयोमैनिप डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की थी। क्यों? क्योंकि हमने पहली जो बोर्ड पे ये डिस्कस कर लिया था कि आपका जो आयोमैनिपुलेटर डॉट एच है या आयोमैनिप डॉट एच हेडर फाइल है वो एंडल की वर्किंग को कंटेन नहीं कर रही होती, यानी कि एंडल आपका आयोमैनिप डॉट एच से बिलोंग नहीं करता, इसलिए हमने आयोमैनिप को इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन सेट डब्ल्यू जो सा आपका फंक्शन है, इसके लिए लाजमी है कि आप आयोमैनिप डॉट एच को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाएं। अदरवाइज क्या होगा, वो कह देगा कि सेट डब्ल्यू जो फंक्शन है इसकी प्रोटोटाइप क्या है, मिसिंग है। लिहाजा उस मिसिंग से या उस सिंटैक्स एरर से अपने प्रोग्राम को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, जब अगर अपने प्रोग्राम के अंदर सेट डब्ल्यू का फंक्शन यूज कर रहे हैं तो अपने प्रोग्राम के अंदर आयोमैनिप डॉट एच को इंक्लूड करवाएंगे। आगे चलते हैं, वॉइड मेन मैंने कहा था एसेंशियल पार्ट है, कंपल्सरी पार्ट है, जरूरी हिस्सा है, क्योंकि आपकी एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होती है, वॉइड मेन से। कर्ली ब्रेसेस बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन स्टार्ट करवाई। यहां पे देखें 3 वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं इंटीजर टाइप के। P1 इसकी वैल्यू क्या है, 8540 8540, P2 325, P3 27800। ये देखिए ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट 3 है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 5। इसका मतलब है तीनों की लेंथ में क्या है, वेरिएशन है। अगर इसे एज इट इज प्रिंट किया जाए तो पहली लाइन हो सकता है आगे जा रही हो, दूसरी अंदर आ रही हो, तीसरी में 5 डिजिट है तो ये आगे जा रही हो। हम क्या चाहते हैं, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से बिल्कुल क्या इक्वली हो, अलाइन हो, तो लिहाजा हमने क्या किया, सेट डब्ल्यू को कर लिया। आउटपुट जब हम इस प्रोग्राम की देखेंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर सकेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं। जैसे ये देखें, सी आउट की स्टेटमेंट अंदर क्या लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क स्पेस के बाद स्पेस इसलिए दी है कि ये इक्वल स्पेस आनी चाहिए शुरू से। हर एक की विड्थ कितनी दी है, सेट डब्ल्यू 10 P1, फिर माउस के लिए सेट डब्ल्यू 10 P2, फिर कंप्यूटर प्रिंट करते हुए सेट डब्ल्यू और उसकी प्राइस। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास यहां पर सारी चीजें डिक्लेयर हो रही। हार्ड डिस्क ये स्ट्रिंग है, ये एज इट इज डिस्प्ले होगी, और ये सेट डब्ल्यू उसके बाद अपनी विड्थ को स्पेसिफाई करते हुए जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा। बट मेक श्योर जो सेट डब्ल्यू फंक्शन है ये जब लिखा जाता है तो इसके अंदर जो आउटपुट डिस्प्ले होती है वो राइट अलाइंड होती है। अब ये राइट अलाइंड क्या होती है, ये डिस्कशन में जब हम इसकी आउटपुट करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। अब ये वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हमारी वर्किंग कहां से स्टार्ट होगी, यानी कि एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगी, वॉइड मेन से। वॉइड मेन के बाद आपको पता है कि ये जो 3 वेरिएबल्स हैं जो कि इनिशियलाइज हुए हैं, इनका ताल्लुक मेमोरी से है, रैम से है। लिहाजा ये रैम में जाके 3 वेरिएबल बनेंगे और इनकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएगी। यानी कि P1 की वैल्यू 8540,
P2 की वैल्यू 325, P3 की वैल्यू 27,800। ये वैल्यू जाके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी इंटीजर टाइप वेरिएबल्स के अंदर। उसके बाद आएगा सी आउट। सी आउट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी आउट के देखें हार्ड डिस्क पहले लिखा हुआ है, अब यहां पे लिखा हुआ हमें क्या नजर आएगा, हार्ड डिस्क, आगे स्पेस दी हुई है, यहां तक स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस सबकी क्या है, सेम है। उससे आगे क्या लिखा हुआ है, सेट डब्ल्यू, कितनी फील्ड विड्थ करें, 10, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, 10। मैं कॉलम्स को बनाने के लिए क्या करता हूं, लाइंस लगा लेता हूं छोटी छोटी, ताकि आपको पता चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये टोटल 10 कॉलम्स को क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। बात क्लियर होगी। सेट डब्ल्यू ने कितनी फील्ड विड्थ स्पेसिफाई कर दी है, अगेन देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 फील्ड विड्थ स्पेसिफाई होगी। लेकिन किसके लिए, याद रखिएगा, सेट विड्थ जो स्पेसिफाई हुई है वो उसके बाद में आने वाली वैल्यू के लिए, पहले वाली वैल्यू के लिए नहीं। लिहाजा आपने यहां पे क्या प्रिंट कर दिया, P1। P1 की वैल्यू क्या है, अगर गौर करें 8540। अब मैंने पहले ये बात की थी कि 8540 बाय डिफॉल्ट कहां पे प्रिंट होनी चाहिए, इस जगह पे, लेकिन कहा क्या गया है, सेट डब्ल्यू जो आउटपुट दे रहा होता है वो राइट साइड से लिख रहा होता है। अब राइट साइड से लिख रहा है तो किस तरह लिखा जाएगा, 0 4 5 8, ये अब राइट अलाइंड है। बात क्लियर होगी यहां तक कि अगर तो हमने वैसे लिखनी होती तो फिर तो सेट डब्ल्यू की जरूरत ही नहीं थी, हम इतनी स्पेस के बाद लिखते तो 8540 इधर लिखा हुआ नजर आ जाता। क्योंकि हम राइट साइड को इक्वल करना चाह रहे हैं, लिहाजा हमने क्या किया, सेट डब्ल्यू को यूज किया, उसकी फील्ड विड्थ स्पेसिफाई की कि 10 कॉलम्स की है, और फिर P1 की वैल्यू को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। यहां तक बात क्लियर होगी। यह समझ लें कि यहां पर इसके एंड पर एंड एल भी लिखा हुआ है। एंड एल इसलिए ताकि हम ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर सके कि एंड एल का मतलब है हम नेक्स्ट लाइन पे चले। एंड एल की वजह से क्या होगा, हम यहां से कर्सर यहां पे आ जाएगा आगे। अब सेकंड लाइन पे आ जाए, क्या लिखा हुआ है, अगेन सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है माउस, लेकिन स्पेस कहां तक जा रही है, एग्जैक्टली वहां तक जहां तक हार्ड डिस्क है। इसका मतलब है इसकी स्पेस भी यहां तक है, ठीक हो गया। अब स्पेस इक्वल होगी, अगेन उसने कितनी विड्थ दी है, 10 कॉलम्स की, इसका मतलब है एग्जैक्टली उसी तरह कॉलम्स इनिशियलाइज कर दें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 कॉलम्स एज इट इज उसी तरह अरेंज हो गए जिस तरह के पहले सेट विड्थ हुई थी। अब क्या हुआ, यहां पर जरा गौर कीजिएगा। उसके बाद सेट विड्थ करने के बाद उसने कहा कि P2 की वैल्यू को यहां पर क्या करें, डिस्प्ले कर दें। P2 की वैल्यू पे आते हैं। P2 की वैल्यू क्या है, 325। P2 इज अ वेरिएबल, और वेरिएबल खुद डिस्प्ले नहीं होता बल्कि उसकी वैल्यू डिस्प्ले होती है। लिहाजा अगेन 3 to 5 है तो लास्ट 3 कॉलम्स में ये क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 325। अब जरा गौर कीजिएगा थोड़ा सा, जो हमें आउटपुट बनती हुई नजर आ रही है, राइट साइड बिल्कुल क्या है, सेम, लेकिन लेफ्ट साइड पे देखें, यहां पर एक कॉलम जो सा ऊपर है वहां पे नीचे खाली है, और आगे हम जब चलेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से। दूसरी लाइन के बाद भी इंसर्ट कर लें एंड हेल्प, क्योंकि स्पेस कम है, वरना अगर बड़ी स्क्रीन होती तो हम आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से बताते कि एक ही लाइन में भी ये आउटपुट डिस्प्ले की जा सकती है जिसमें सेट विड्थ इस्तेमाल, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर करने के लिए एंड हेल्प यूज किया। अब हम चलते हैं, अब देखें हमारी ये लाइन भी डिस्प्ले हो चुकी है और ये लाइन भी डिस्प्ले हो चुकी है। अब चलते हैं थर्ड लाइन की तरफ, जो कि आपकी आउटपुट की स्टेटमेंट है, और आउटपुट की स्टेटमेंट सेम सी आउट है, उसी तरह काम करेगी। एंडल की वजह से यहां से जब एंडल हुआ तो माउस कर्सर कहां पे आ चुका हुआ था, यहां पे कर्सर, ऑब्वियस क्या डिस्प्ले होगा, कंप्यूटर। स्पेस अगेन उतनी है, लिहाजा इसका मतलब है कि माउस कर्सर आपका कहां पे चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। अब कर्सर यहां पे बेसिकली ब्लिंक करने का मतलब यह है कि अगेन आगे क्या होगा, सेट विड्थ होगी।
सेट विड्थ का क्या मतलब है, नंबर ऑफ कॉलम्स हमने क्या करने हैं, फ्रीज करने हैं, स्पेसिफाई करने हैं, जिसके अंदर आगे जो मौजूद वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। और नंबर ऑफ कॉलम्स बेसिकली किस तरह, अगेन वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगेन 10 कॉलम्स आगे। अब 10 कॉलम्स में देखें वैल्यू कौन सी डिस्प्ले होगी, P3 वेरिएबल की। P3 की वेरिएबल की क्या वैल्यू है, 27800। इसका मतलब है 5 वैल्यूज हैं, तो लास्ट 5 कॉलम्स इसके लिए यूज करेगा। मैं जरा रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं ताकि हमें समझ आ सके। 0 0 8 7 2, फर्स्ट 5 कॉलम्स आपके क्या होंगे, एम्प्टी होंगे। बट मेक श्योर एक चीज यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है, ये तो मैंने आपको जो कॉलम्स लगा के या लाइंस अंडरलाइन करके छोटे छोटे डॉटेड लाइन में बताया है, ये आपको कंपाइलर के ऊपर नजर नहीं आएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए। जब आप आउटपुट देखेंगे कंपाइलर के ऊपर तो आपको ये लाइन बिल्कुल सीधी नजर आएगी, इस तरह यहां से भी लेफ्ट साइड भी, सेंटर में ये सारी आपको क्या नजर आ रही होंगी, स्पेसेस नजर आ रही। बात क्लियर हुई, ये बहुत जरूरी है। ये ना हो कि आप लैब में जाएं और पता चले कि सर वो लाइंस जो आपने बताई थी बोर्ड के ऊपर लगा के वो तो आ ही नहीं रही। तो लिहाजा इस बात से क्लियर होना चाहिए कि जी ये लाइंस सिर्फ हम इस वजह से कि बोर्ड के ऊपर एग्जीक्यूट करना है ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एंडल बेशक ना लगाएं क्योंकि ये लास्ट स्टेटमेंट थी। लास्ट स्टेटमेंट का मतलब है आउटपुट की लास्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद गेट सी एच लगा हुआ, गेट सी एच की वजह से यहाँ पर कर्सर ये क्या होगा, जो रेड कलर में मैंने लगाया ये क्या कर रहा होगा, ये ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा होगा और यहाँ पे आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या हो चुकी होगी, खत्म हो जाएगी। एक दफा फिर देखते हैं, मेन पे आएंगे, मेन से कर्ली ब्रेसेस P1 P2 P3 इनिशियलाइज होंगे, मेमोरी में अपनी जगह लेंगे, वैल्यू को होल्ड कर लेंगे। आउटपुट स्टेटमेंट हार्ड डिस्क डिस्प्ले होने के बाद ये स्पेस हो जाएगी और जब सेट डब्ल्यू आएगा तो 10 कॉलम्स रिजर्व करेगा। 10 कॉलम रिजर्व करने के बाद P1 की वैल्यू लास्ट 4 कॉलम्स में डिस्प्ले कर देगा। लास्ट 4 इसलिए कि 8540 4 वैल्यूज हैं और ये 4 वैल्यू का कॉम्बिनेशन है तो लास्ट 4 कॉलम्स को यूज करेगा। फिर एंडल होगा, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, माउस प्रिंट होगा, उसके बाद स्पेस नजर आएगी। फिर सेट डब्ल्यू 10 कॉलम्स रिजर्व करेगा। P2 की वैल्यू जो सी है 325, जो 3 वैल्यूज हैं वो लास्ट 3 कॉलम्स में डिस्प्ले होंगी और शुरू के जो 7 कॉलम्स है वो फ्री रहेंगे। एंडल होने के बाद अगेन कहाँ आएंगे, नेक्स्ट लाइन पे सी आउट पे आए, कंप्यूटर प्रिंट होगा। कंप्यूटर प्रिंट होने के बाद अगेन स्पेस, क्योंकि वो हमने इक्वल रखा था। सेट डब्ल्यू 10 कॉलम्स को सेट करेगा। फिर हम क्या करेंगे, P3 की वैल्यू, P3 की वैल्यू क्या है 27800, 5 टोटल वैल्यूज है, लिहाजा लास्ट 5 कॉलम्स के अंदर वो वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। फर्स्ट कॉलम्स एज इट इज फ्री छोड़ देगा। उसके बाद आपका सेम लाइन के एंड पर गेट सी एच जोन सा है वो कर्सर ब्लिंक करवाता हुआ नजर आएगा, जो कि यहाँ पर रेड डॉट जोन सा है या रेड छोटी सी लाइन जोन सी आपको नजर आ रही है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।